उपस्थित सभी बंधु भगिनी और नौजवान मित्रों, कभी कभी शासन व्यवस्थाओं के मूल्यांकन की बात आती है तो उस तत्कालीन शासन व्यवस्था में विशेष रूप से दिखाई जाने वाले प्रोजेक्ट्स की चर्चाएं होती हैं। फलानी सरकार थी, ये रोड बनवा दिया था, फलानी सरकार थी, ये तालाब बनवा दिया था। आमतौर पर शासन व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इन्हीं विषयों के आसपास रहता है और कभी कभी एक सवाल चर्चा में भी आ जाता है, भाई यहां ठीक है, फलाने व्यक्ति है, तब तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या? ऐसे सवाल भी उठते हैं और ये सवाल उठने भी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इन सवालों का जवाब क्या होता है? इन सवालों का जवाब एक ही होता है, चाहे वो विकास हो, चाहे वो परिवर्तन हो, चाहे नई व्यवस्थाओं का आविष्कार हो, नई सोच को जन्म देने का प्रयास हो, जो भी हो, जब तक वो बातें इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती हैं, तब तक वो लंबे अरसे तक सस्टेन नहीं कर सकते। और इसलिए अच्छी शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि उन्होंने हर विचार को, हर सपने को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है। अगर आप व्यवस्थाओं और विचारों को और सपनों को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में रखते हैं तो व्यक्ति रहे या न रहे, स्थितियां वही रहे या बदल जाएं, इंस्टीट्यूशन अपना काम करती रहती है और वो गुड डिलीवर करती है। जिन्होंने आईआईएम का सपना देखा होगा सालों पहले, उस समय के लोगों को लगा होगा चलिए एक अच्छी इमारत बन गई, चलिए बच्चों की पढ़ाई की एक व्यवस्था हो गई। लेकिन उसने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में जन्म धारण किया कि आज आईआईएम एक कल्चर बन गया। आईआईएम से निकले हुए विद्यार्थी दुनिया के हर कॉरपोरेट सेक्टर की मांग बन गए। जिसने बीज बोया होगा वो व्यक्ति भले न रहे हो, लेकिन उस विचार का इंस्टीट्यूशन रूप बन गया तो लंबे अरसे तक समाज जीवन पे प्रभाव पैदा करता है। और इसलिए गुजरात की वर्तमान सरकार के कामों का अगर मूल्यांकन करें पिछले 10 साल का, तो आपको नजर आएगा कि हर शुभ विचार को, हर जन उपयोगी विचार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का लगातार प्रयास हुआ है। और उसी का परिणाम है कि जो इंस्टीट्यूशन काम करना शुरू करती हैं, वो अपने आप डेवलपमेंट का एक पिलर बन जाती है, परिवर्तन का एक अगुवा बन जाती है। और अगर सोचेंगे तो सैकड़ों ऐसी सूची आपको गुजरात में मिलेगी कि जहां हर नए विचार को इंस्टीट्यूशन से जोड़ करके उसको सस्टेन करते हुए परिवर्तन लाने के लिए उनको लीडरशिप दी है। ये साइंस, ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी
वो उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्व के किसी देश ने फॉरेंसिक साइंस या यूनिवर्सिटी हो सकती है, कभी सोचा तक नहीं था। और गुजरात ने सोचा इतना ही नहीं, आज उसे साकार करके दिखा दिया। 400 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन दिनों यहां इस क्षेत्र में देश को कुछ देने के लिए शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। और फॉरेंसिक साइंस लैब के माध्यम से शुरू से एक अवेयरनेस कैंपेन, एक एजुकेशनल ड्राइव ये उठाया गया। 10,000 से अधिक जुडिशरी के लोग, जजेस, आईपीएस अधिकारी, फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी पूरे देश में से यहां पढ़ने के लिए आए पिछले वर्षों में, क्योंकि ये फॉरेंसिक साइंस विषय सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं है। इसका इतना व्यापक रूप है, अगर अस्पताल के लोगों को भी अगर फॉरेंसिक साइंस का प्राइमरी नॉलेज नहीं है, तो किसी क्राइम के कारण एक इंजर्ड व्यक्ति अस्पताल आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना, उसके लिए पहली आवश्यकता रहती है फॉरेंसिक साइंस का नॉलेज, ताकि सबूत मिट न जाए। एक्सीडेंट हो गया, टेक्निकल पर्सन आ गए वहां, एक्सीडेंट को में से लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन अगर उनको फॉरेंसिक साइंस का नॉलेज होगा तब जाकर के एक्सीडेंट के सही कारणों तक पहुंचने के लिए सुविधा होगी। और इसलिए एक समाज के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला विषय है, और इसलिए बीड़ा उठाया था कि अधिकतम लोगों के तक बात पहुंचाई जाए। और मैं विशेष करके गुजरात के न्यायपालिका का, न्याय तंत्र का बड़ा आभारी हूं कि जब ये बात उनके सामने आई, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। लगातार जजेस की एक एक बैच आने लगी और इस विषय से उनको परिचित कराते गए। और जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ा तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता भी ध्यान में आने लगी। जजेस को लगा भाई नहीं, ये 3 बात तो हो रही है, लेकिन ये अगर चौथी हो जाती है तो हम जुडिशरी के फील्ड में शायद ज्यादा काम आ सकती है। डॉक्टर आए तो उनको लगा कि 1 और 2 बातें जुड़ जाए तो अच्छा होगा। तो एक प्रकार से एक ऐसा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुई कि जिसके कारण फॉरेंसिक साइंस लैब भी अपने आप इवॉल्व होती गई, नई नई चीजें जुड़ती गई, आवश्यकताओं के अनुसार उसकी प्रगति होती गई। तो एक ऐसा मॉडल है जिसका पूरा डेवलपमेंट एक पार्टनरशिप के बहुत बढ़िया सिद्धांत के आधार पर बढ़ रहा है। सब लोग उसमें इनपुट दे रहे हैं और सबके इनपुट से एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है जिसके कारण दुनिया के सब देशों को आज इसके प्रति आकर्षण हुआ है। वरना इतनी बड़ी दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटियां, इस यूनिवर्सिटी के साथ जिसकी आयु अभी मुश्किल से 4 साल है, ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू क्यों करते हैं? दुनिया में 500 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं, और एक 4 साल पुरानी यूनिवर्सिटी के साथ कोई एमओयू करे, उसका कारण है कि इसके कंटेंट में, उसके बेस में एक बहुत बड़ी ताकत है, और उसी के कारण लोग इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से क्राइम की दुनिया बदल रही है, उसको देखते हुए अगर क्राइम में टेक्नोलॉजी आती है तो डिटेक्शन में भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। आज किसी को बैंक पर धावा नहीं बोलना पड़ता है, वो आईटी के नॉलेज के माध्यम से क्राइम करके रुपए उठा के ले जा सकता है, पता तक नहीं चलता। कितनी सुरक्षित ऑफिस क्यों ना हो, कितने ही चौकीदार क्यों ना लगे हो, लेकिन हॉलैंड में बैठा हुआ कोई लड़का आराम से उसकी सारी फाइलें चुरा सकता है।
ये जब स्थिति है तब इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए एकमात्र अगर साधन हमारे पास उपलब्ध होगा तो ये फॉरेंसिक साइंस की सारी टेक्नोलॉजी होगी। जिस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्राइम डिटेक्शन की सुविधा होती है, उसी प्रकार से जन सेवा के भी काम बहुत हो सकते हैं। अब गुजरात ने एक इनिशिएटिव लिया गौवंश की रक्षा का, और उसके बाद भी विदेशों में एक्सपोर्ट करने से भारत सरकार की सब्सिडी के लालच में लोग अन्य राज्यों में गाय काट करके यहां से मुंबई की तरफ ले जाते थे। लोकल लोगों को पता हो जाता था तो संघर्ष हो जाता था। हमने 4 फॉरेंसिक लैब बनाई, मोबाइल लैब बनाई, जो तुरंत वहां पहुंच करके ये तय करके बता सकती है कि गौवंश मांस है कि नहीं है, और उसके कारण सही जो गुनहगार थे उनको पकड़ने में सफलता मिली, और जो निर्दोष इस काम में लगे थे उनको परेशानियों से बचाया गया। तो टेक्नोलॉजी का कैसे सामान्य जीवन तक उपयोग किया जा सकता है, उसमें भी फॉरेंसिक साइंस लैब काम कर रही है। आज हिंदुस्तान के जितने बड़े क्रिमिनल घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं जिसके साथ क्राइम के इश्यू जुड़े हुए हैं और बहुत चर्चित भी हैं, बहुत डेलिकेट भी हैं, करीब करीब उसमें से अधिकतम केस इसकी जांच परख करने का सौभाग्य गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लैब को मिला है। मित्रों, शायद दुनिया में कहीं पर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए फॉरेंसिक साइंस का उपयोग नहीं हुआ होगा। जब गुजरात में कुछ साल पहले एक ही हफ्ते में 3-4 शेर का शिकार हुआ, लायन का शिकार हुआ, मुझे याद है मैं आधी रात गिर के जंगलों में पहुंचा था और मैं उस स्थान पर पहुंचा था जहां पर शेर का शिकार हुआ था। रात को करीब 2 बज गए थे। मेरे मन को बड़ी पीड़ा थी, ये कैसे हो सकता है। और तब जाकर के उस क्षेत्र में हमने कुछ पदार्पण करना चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्थाएं खड़ी करनी चाहिए। और पहली बार हमने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीजों को का भी एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई, फॉरेंसिक साइंस को उसमें जोड़ा, और फॉरेंसिक साइंस के लोगों को जोड़ने का परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में कभी किसी को सजा नहीं होती थी। इतने टाइगर खत्म हो गए, गुनहगार बाहर रहे। ये पहली बार देश में हुआ कि लायन का शिकार करने वाले 20 लोग आज भी जेल में हैं। सबसे ज्यादा मदद की इस टेक्नोलॉजी ने, और इसलिए हमने वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में भी इसको जोड़ा। यानी जीवन के हर क्षेत्र में विकास और प्रगति के लिए फॉरेंसिक साइंस का उपयोग सुचारू रूप से कैसा हो सकता है। मित्रों, प्रिवेंशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आ सकती है। जिस प्रकार से गुजरात ने इन दिनों एक डाटा बैंक बनाया है, फिंगरप्रिंट का हो, ब्लड का हो, डीएनए टेस्ट की ऐसे लोगों की जरूरत हो तो उसका हो, और उस डाटा बैंक के कारण इस प्रकार की प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोग कहीं पर भी होंगे, अगर कहीं किसी और क्राइम में हाथ लगते हैं, सीधे कंप्यूटर में जाकर के गुजरात में आएंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई, ये इसका व्यक्ति का रिकॉर्ड यहां उपलब्ध है, ये है उसका हिस्ट्री है, विद इन ए मिनट्स। और उसके कारण क्या हुआ है कि इस प्रकार का डाटा होने के कारण हम एक साइको प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं, और उस साइको प्रोफाइल के कारण भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के तौर तरीके भी हम उन्हीं की सोच के अनुकूल बना करके उनको रोका जा सकता है। और उसमें गुजरात इन दिनों काफी काम कर रहा है। साइको प्रोफाइल सारे तैयार हो रहे हैं,
इस प्रकार की क्रिमिनल गतिविधि करने वाले लोगों की गतिविधियों को समझने का भरपूर प्रयास हो रहा है और उस क्षेत्र में काम हो रहा है। आने वाले दिनों में हमें एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं जो क्षेत्र भारत के गांवों की जिंदगी को एक नई ताकत देगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्या फॉरेंसिक साइंस या टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के रूरल लाइफ के साथ कुछ काम में आ सकती हैं। हम आने वाले दिनों में इसको जोड़ने वाले हैं। अगर आज किसान को झूठा फर्टिलाइजर कोई पकड़ा के चला जाता है, फॉरेंसिक साइंस की मदद से उसको खोज निकाला जा सकता है और इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वालों को पकड़ा जा सकता है। आज किसान को मालूम नहीं, कोई आकर के डिब्बे में दवाई दे जाता है, वो बेचारा अपनी फसल पे दवाई छिटकता रहता है। सीजन समाप्त होने के बाद पता चलता है कि मेरी तो कोई फसल हुई नहीं, वो खत्म हो जाता है। फॉरेंसिक साइंस को रूरल लेवल पर ला करके वो अपनी निजी व्यवस्था आवश्यकताओं की छानबीन कर सके, यहां तक हम इस टेक्नोलॉजी को रूरल एरिया तक परकोलेट करना चाहते हैं। उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहते हैं। गांव में से ऐसे एक्सपर्ट तैयार करना चाहते हैं कि गांव के ही लोग खुद बैठ करके निर्णय कर सकेंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा टेस्ट करने से ये हो जाएगा। मित्रों, फॉरेंसिक साइंस की इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम किसान के लिए करना चाहते हैं, गांव के लिए करना चाहते हैं, अबोल पशुओं के लिए करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए करना चाहते हैं। एक प्रकार से अनेक क्षेत्रों में जीवन को कैसे लाभ मिले उस दिशा में हम प्रयत्न करना चाहते हैं। एक और काम गुजरात ने किया था, जो मैंने प्रारंभ में कहा कि चीजों को जब इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। 2001 का भूकंप हुआ। उस भूकंप के बाद आमतौर पर परंपरा यह है कि भूकंप के बाद कुछ रिहेबिलिटेशन के काम हो जाएं और एक बार गाड़ी पटरी पर आ जाए, फिर अपना अपना काम में फिर लग जाए। ये स्वभाव स्वाभाविक भी है, परिवार में भी ऐसा ही होता है। लेकिन गुजरात ने उससे एक कदम आगे सोचा और हमने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई। इस देश में गुजरात पहला राज्य था जिसने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जन्म दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान में एक नई दिशा देने का काम गुजरात ने किया और उसी की तर्ज पर कॉमा फुल स्टॉप के साथ भारत सरकार ने बाद में इसी चीज को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे वो सभी राज्यों को भी इस प्रकार से करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया, भूकंप की त्रासदी से हम गुजरे थे, तब गुजरात ने एक और कदम उठाया और उसमें हमने सभी स्कूलों में डिजास्टर इस सब्जेक्ट को एक सिलेबस के रूप में लाए, ताकि बच्चों को, बालकों को बचपन से ही इस विषय का ज्ञान हो। समस्या कैसी होती है, समाधान कैसे किया जा सकता है, तत्कालीन संकट से कैसे बाहर निकला जा सकता है, इन सारे विषयों को एक सिलेबस में ला करके उनका भी डेवलपमेंट करने का काम गुजरात ने स्वीकार किया। और आज स्कूल से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज तक इन सारे विषयों को एक सिलेबस के रूप में हमने इंट्रोड्यूस किया। उसी प्रकार से इस फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट को हम स्कूलों के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कॉलेज में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि पूरी स्टूडेंट फैकल्टी, एक प्रकार से गुजरात का भावी जनमानस इन टेक्नोलॉजी से परिचित हो, उन विषयों से परिचित हो और आगे चलकर वो कहीं पर भी काम करता हो, लेकिन प्राथमिक अगर उसको नॉलेज होगा तो जरूर उस हिसाब से सोचता रहेगा और काम करता रहेगा। और इसलिए आगे जाकर के इसको हम स्कूल सिलेबस का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की हमें आवश्यकता है, जिस प्रकार के अंदर सामान्य जीवन में चेतना के लेवल को और उठाने का प्रयास करने की आवश्यकता है, उसको हम पूरा कर सके। तो उस दिशा में ध्यान में रखते हुए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को दुनिया को बहुत कुछ देने का सामर्थ्य है। मुझे विश्वास है कि जिन नौजवानों ने इस क्षेत्र को चुना है वो भारत की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। अगर आतंकवाद से लड़ाई लड़ने का अनेक साधन हो गए
तो एक साधन ये भी है। देश को संकटों से बचाने के लिए अनेक साधन हो गए, एक साधन ये भी है। और इतनी बड़ी सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। करीब 60 करोड़ रुपयों के खर्च से ये यूनिवर्सिटी का कैंपस तैयार होगा। हॉस्टल का काम ऑलरेडी चल रहा है और मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि कैंपस का एनवायरनमेंट भी किसी से कम नहीं होना चाहिए। हमने दुनिया के सामने सर ऊंचा करके जीना है, इसलिए मैं इस विषय में स्पष्ट मत हूं कि हम किसी से कम नहीं। इस मूड में इस भवन का भी निर्माण हो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज न हो और आने सालों तक लोग याद करेगा, हाँ भाई, अगर हम आर्किटेक्चर दृष्टि से, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की दृष्टि से अगर कोई जगह देखनी है तो हम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी देखने जाएं। भविष्य में इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स देखने के लिए आए, यूनिवर्सिटी का कैंपस भी ऐसा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।